व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। औरत को लेकर पाकिस्तान में ये परसेप्शन पाई जाती है कि उसके हवाले से कानून साजी की जाए या उसके हवाले से बात की जाए, उसकी कोर्ट में पेशियां हों या वो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर आए, वो कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान में बन जाती है। इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि क्या पूरी दुनिया में इस तरह होता है या नहीं, इस वक्त तो पाकिस्तान पे बात करेंगे और पाकिस्तान में ही रहेंगे। रिसेंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और बहुत ह्यूज लेवल पे स्टार्ट हुई है और अभी भी लोग समझते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट पे है, कभी भी ये मजीद भड़क सकती है, क्योंकि मजहबी जमातें जो है उन्होंने राइट विंग की मजहबी जमातों ने खासा अपोज किया है हुकूक निस्वा बिल को, जो पंजाब की हुकूमत समझती है कि औरतों की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन उसके मुखालफिन जो हैं, जिनमें मजहबी सियासी जमातें जो है वो आगे आगे पेश है, वो ये समझती हैं कि ये NGOs का, मगरब का, अमेरिका का लिबरल आइडियोलॉजी का मंजूर करदा बिल है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क को एक सेकुलर लादीनी जो इंटरप्रेशन वो करते हैं, मैं सेकुलरिज्म की डेफिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन जो मजहबी जमातें हमारी करती है, लादीनी माशरा और कंट्री बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल जू का तू मौजूद है और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ दिन पहले लाहौर में अवामी वर्कर पार्टीज के जेर तमाम जो है चारों सूबों से जो लेफ्ट की पार्टीज हैं बाएं बाजू की, उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहीं लाहौर में हुई और उन्होंने जो है इस अपोजिशन के खिलाफ, जो इस बिल के खिलाफ अपोजिशन आई है, उसके खिलाफ एक बहस बनाया और अपने आर्गूमेंट्स पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आए हुए थे और हमने मुनासिब समझा कि आज इसी मुनासबत से इस बिल के हवाले से पैनलिस्ट को बुलाया जाए और जिन लोगों ने इस बिल को इनिशिएट किया उसको भी बुलाया जाए, जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया उनको भी बुलाया जाए और जो क्रिटिक्स हैं इस बिल के उनको भी बुलाया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि ये औरतों का मामला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल पाकिस्तान में होता है या इस बिल के अंदर बहुत सुकुम है, इस बिल के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो ना हमारे माशरे की अक्कासी करता है बकौल क्रिटिक्स के और ना हमारी शरीयत में जो तहफ़्फ़ुज़ात औरतों और मर्दों को दिए गए उनकी हिफाजत या तर्जुमानी करता है। आज का पैनल बड़ा अहम है। एक तो मैं बता दूं कि मेरे पीछे जो है वो जो यूथ बैठी हुई है वो तमाम की तमाम हमने आज खास मकसद के तहत हमारी जो फीमेल सिटीजन है पाकिस्तान की स्टूडेंट उनको बुलाया है ताकि उनकी राय भी ली जाए और उनका सवाल भी लिया जाए। और जो हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट होंगे, आपसे मैं तारुफ करा दूं कि तारुफ के मोहताज डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आप रोए रवा अवामी वर्कर पार्टीज के जेर तमाम इस कॉन्फ्रेंस की जो लाहौर में 9 तारीख को हुई है। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और बहुत बड़े क्रिटिक हैं इस बिल की आपकी पार्टी जो है। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब हैं, बहुत ही मारूफ एंकर पर्सन, कॉलम नवीस, TV जर्नलिस्ट, उनका प्रोग्राम 50 मिनट जो है पाकिस्तान में ट्रेंड सेटिंग साबित हुआ। समाजी इशूज़ पे खास मौक़िफ़ रखते हैं रऊफ साहब को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ मैं। तो उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिल्कुल मुखालफत में इसी बिल के और या मकबूल जान साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, कॉलम नवीस हैं, आप उस्ताद भी हैं, मुहक्कक हैं, आपकी ख़ास नज़रियाती इंटरप्रिटेशन है इन तमाम मामलात की, बहुत वार्म वेलकम। और ये साहब को उस्मा बुखारी साहिबा, प्राइमरली आप वकील हैं, आप पीपल्स पार्टी के साथ भी थीं और अब आप PMLN के साथ हैं, आप लॉ और पार्लियामानी अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं। आपने इनिशिएट किया ये बिल पंजाब असम्बली के अंदर तमाम तर अपोजिशन के बावजूद। बहुत वार्म वेलकम उस्मा बुखारी साहब आपको भी। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, आप ऑब्वियसली JUIF से हैं, 2012 से 2018 तक सेनेट के रुकन हैं, इस वक्त मौलाना फजल रहमान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दाएं बाजू की वो तमाम जमातें जो बड़े शदमत से इस बिल के खिलाफ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तमाम पैनलिस्ट का एक क्लैप करके शुक्रिया अदा कर दीजिए। फरजाना बारी साहिबा, ये आपकी जो अवामी वर्कर पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई जिसने एक महाज बनाया है अपोजिशन के खिलाफ जो इस बिल के ऊपर है, उसमें क्या आपने नई चीज पेश की है कि जिससे लोगों को अगर कोई गलत फहमी है कि ये बिल NGOs का लाया, वैसे मर्दों की तज़ीक हो रही है, कड़ा पहनाया जा रहा है, बिला वजह पुलिस को इन्वाइट किया जा रहा है, आपने एतराज़ात उनको एड्रेस किया या नहीं? नहीं, एतराज़ात तो हम समझते हैं कि एक पाकिस्तान की अवामी इलेक्टेड असेंबली ने एक बिल पास किया, उसको पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया, उसके बाद एक मिनॉरिटी अक़लियत जो हल्का है, मजहबी जो जमातें हैं, वो ब्लैकमेलिंग, जो कि वो जमातें हैं जिनके साथ अवाम नहीं खड़े हैं। अगर ऐसी बात हो तो फिर ये पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी में आके अपनी मर्जी के बिल मेरा आपसे एक सवाल है जी कि जो जिनको आप माइनॉरिटी कह रही हैं, ये इशू माइनॉरिटी मेजॉरिटी का नहीं है मेरे नजदीक। ये इशू उससे इसको एक साइड पे रख दे कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया,
عورت کے اوپر آپ کیوں سمجھتی ہیں ان کے موقعوں کو رد کرتی ہے؟ کیا عورت ان کے گھر رسپیکٹیبل نہیں ہے؟ کیا پراجا صاحب کے گھر والدہ نہیں ہے؟ کیا اور مقبول جان صاحب کے گھر ان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا حمداللہ صاحب کے گھر والدہ نہیں ہے؟ کامران کیوں سب سے عورت پہلی بات ہے کہ کو ان کی ڈیمینش بات کریں کو گے؟ ہم اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ جب اس ملک کے اندر عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جب وہ کاروکاری ہوتی ہے، جب اس کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، جب اس کا ریپ ہوتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے آج تک مجھے بتائیں کبھی کوئی جلسہ جلوس انہوں نے کیا ہو، کبھی انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہو، لیکن جو ہی عورت کے تحفظ کی بات آتی ہے تو مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ عورتوں کی ذات کے اوپر اپنی جو اجاراداری ہے اس پہ وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے یہ بات کہی اور آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ خاتون جو ہے وہ تو میں تو اس لیے بھی رسپیکٹ سب شروع آپ کی ماں سے ہوتی ہے، تو اگر آپ ماں کی عزت نہیں کر سکتے کسی کی نہیں کر سکتے، وہ عورت ہیں بائی جینڈر، تو کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں ایک ایسا بل جو آپ کی خواتین کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، آپ کی ماں، ہماری بہنوں، آپ کی بہنوں بیٹیوں کے لیے آیا ہے؟ آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں پراجا صاحب؟ اس سے وائلنس کم ہوگا، جو ہے وہ سٹیٹ کی گرفت ہوگی، کوئی اٹھ کے مار نہیں سکے گا عورت کو اس طرح پاکستان میں مارا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پراجا صاحب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کامران ہم نے نہ صرف یہ کہ عورت کے تحفظ کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کیے ہیں، اور 28 بل ہیں قومی اسمبلی میں ریکارڈ پہ ہے کہ جماعت اسلامی نے، ان کی خواتین نے عورت کے حقوق کے بارے میں کیے ہیں۔ اور جو سوال فرزانہ باری صاحبہ نے اٹھایا کہ کبھی انہوں نے جلوس نکالے عورت کے وائلنس کے خلاف آپ نے نکالے، یہ ہم نے ہی سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ مینار پاکستان کے سائے تلے 50,000 خواتین، نہ یہ مغرب سے فنڈ لینے والی کسی این جی او نے اتنی خواتین ایک جگہ جمع کی ہے، نہ کسی حکومتی ادارے نے۔ ہم نے ان خواتین کے حقوق کے حق میں نہ صرف آواز اٹھائی، وہ خواتین جمع ہوئی، پاکستان بھر سے آئیں۔ اس لیے یہ بات بتائیے، ضمن سوال ہے سر، یہ جو آپ مغربی کہتے ہیں نا این جی اوز کا، پورا پاکستان مغربی امداد پہ چل رہا ہے، تو این جی اوز لے لیں گے تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہی وہ اصل وجہ ہے جو آپ نے بتائی ہے نا، کہ جہاں امدادیں لینی ہونا، ایجوکیشن آپ کی چل رہی ہے برٹش امداد سے۔ جی میں ذرا چاہتا ہوں کہ سیریس موضوع ہے۔ دیکھیں، کوئی تشدد کے حق میں نہیں ہے، سب سے زیادہ ہم خلاف ہیں، ہمارا رب خلاف ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ میں عرض کرنے تک موقع دیں گے یا آپ آج کر لیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں فاسٹ فاسٹ ہم اعتراض میں آئیں، ذرا اعتراض میں آئیں۔ اس پہ بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جو ہمارے رب نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور تشدد سے بچانے کا راستہ بیان کیا ہے، اس کو چھوڑ کر مغرب کے اس راستے کو اپنایا جا رہا ہے جس میں مغرب کی فیملی لائف تباہ ہو چکی ہے۔ وہاں 62% جوڑے بغیر قانونی شادی کے رہ رہے ہیں۔ وہاں پر انہی قوانین کی وجہ سے اس کے خلاف ایک فضا بن گئی کہ قانونی شادی اور پولیس بلا لیں گے اور یہ کر لیں گے، اس کے بجائے چھوڑو اس شادی کے چکر کو، فرینڈز کے طور پہ رہو۔ یہ اس طرف لایا جا رہا ہے۔ ایک منٹ سر، میں چاہوں گا کہ آپ ہی ایڈریس کریں بخاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں اوریہ صاحب اور رؤوف صاحب تو نیوٹرل ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ بیسک اعتراض ہے کہ اگر آپ کا بل منظور ہو گیا تو یہ ملک جو ہے ویسٹرنائز ہو جائے گا۔ ویسٹرنائز میں غلطی، مطلب ایجوکیشن میں ویسٹرنائز ہو بڑی اچھی بات ہے، انڈسٹریلائز ہو، لیکن ویسٹرنائز ہونا سوشلی بڑا خطرناک ہوگا کہ لوگ شادی کے انسٹیٹیوشن سے بھاگ جائیں گے جب پولیس آئے گی، اور پولیس تو آپ جانتی ہیں اگر آپ حکومت میں نہ ہو تو پولیس آپ کا بھی کیا حل کرے گی، یہ آپ جانتی ہیں، بے نظیر صاحبہ بھگتا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، ویسٹ یہ ہو رہا ہے، بھائی میری گزارش یہ ہے کیا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں، مجھے اسوہ حسنہ سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی فالو کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کیا آج کے جو مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، اسوہ حسنہ کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ بار بار مسلمان یہ ہوا، آپ ہمیں روز لیکچر دیتے ہیں اسلام نے، کس کو نہیں معلوم کہ اسلام نے سب سے زیادہ خواتین کو حقوق دیے ہیں؟ لیکن کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیسرا بڑا خطرناک ملک ہے وائلنس کے حوالے سے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عورت کی بڑی ماں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ کامران، روز اس ملک کے اندر، ابھی کل ملتان کے اندر ایک بہن کو صرف 2 کنال کے پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ بھائی نے 5 گولیاں مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ سو یہ دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ جی اس بل سے ویسٹ جو ہے وہ فالو ہو جائے گی، مجھے بتا دیجئے شادی کا انسٹیٹیوشن ٹوٹے گا، یہ ہے پولیس جب آئے گی بیچ میں۔ نہیں دیکھیے ایسے قطن نہیں ہے، یہ تو عجیب بات ہے نا، یہ وہ ویسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی ایگزامپل دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ آپ بات بتائیے مجھے آپ بتائیے، آپ کو پاکستان کی پولیس کا پتہ ہے، ایٹ لارج راشی پولیس ہے، پولیس ہے، آپ جانتی ہیں، میں آپ پہ نہیں کہہ رہا ذمہ داری کہ آپ کی وجہ سے ہے، لیکن ہے اس ملک میں
सिंध से लेके पंजाब तक है, उसको आप घरों के अंदर घुसाएंगे तो वो तो पता नहीं पैसे बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे। मैं बात अगर कंप्लीट कर जी, लेती जी। कामरान साहब, गुजारिश ये है कि इसमें पुलिस का लेना देना ही नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आप इस बिल को बगैर समझे गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है जिसके साथ एक विमेन प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, लिखा हुआ है, पुलिस को बुला सकते हैं। और देखिए नहीं, वो खातून इजाजत के साथ जाएगी घर के अंदर, और अगर उसको रोका जाता है उसकी परफॉर्म करने से ड्यूटी, तो वो पुलिस की मदद ले सकती है। लेकिन इसमें पुलिस से कोई लेना देना नहीं पुलिस, है। आप सोचें ना जरा, उस औरत पाकिस्तान को- की पुलिस की मदद। कामरान साहब, ना मुतासरा औरत को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है। इसमें ठीक। पुलिस का लेना देना ही नहीं है। इसमें पूरा मैकेनिज्म दिया है हमने। अच्छा, आप कि इसमें हम से क्या कोई mechanism फ्लेक्सिबिलिटी follow शो करने को तैयार नहीं, किसी भी किस्म की अमेंडमेंट नहीं आ सकती? देखिए, अमेंडमेंट ना आ सकती होती अगर, देखिए हमने 2-3 दफा, पहले तो प्रॉब्लम ये था, पहले तो बगैर पढ़े शरानी साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं इस्लामी नजरियाती, उन्होंने कहा मैंने पढ़ा नहीं लेकिन ये इस्लाम और सुन्नत के खिलाफ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। अब उसके बाद हमने, इन्होंने कहा मुशावरत नहीं की, हमने कहा जी मुशावरत कर लेते हैं। इवन उन पार्टियों से भी मुशावरत की जिनका पंजाब में तो वोट बैंक नहीं आप firm है इसके ऊपर, है, मुशावरत बिल्कुल ठीक भी की हम इनके अब साथ। मैं राइट विंग के साबित दो कर फिर देना दो पे कि आऊंगा। सिर्फ कहना कि लॉर्ड बिल्कुल ठीक। सेंटर साहब, आप और आप एड्रेस करना चाह रहे हैं इस बात को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल मेरे सामने है जी। इसलिए इन्होंने कहा कि हम इस्लाम पे अमल कौन सा हो रहा है, इस्लाम पे अमल कराना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी। बिल्कुल है। अगर ये इस्लाम का कोई आइन नाफत नहीं करते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है। ये बिल जो मेरे हाथ में है, जो यहाँ नाफज हुआ है, बुनियादी तौर पर वेस्ट का पूरा जो सिस्टम है, ये एक पैकेज डील होता है। जिस तरह के आप वैल्यूज लेके आओगे, जिस तरह के कानून लेके आओगे, उसी तरह के आपके माशरे के अंदर असरात डेवलप होंगे। ये हो नहीं सकता कि आप वहां की सारे का म्यूजिक सुने और यहां पर लोग जो है पुराने म्यूजिक पे टिके रहे। वेस्ट का कानून कॉपी करके लाओगे तो वही चीजें आएंगी। वेस्ट ने क्या इसमें कमाया, ये दुनिया पूरी के बर्बाद है। ये जो उन्होंने कहा ना पाकिस्तान थर्ड है वायलेंस के ऊपर, जी, आपको एतराज है इस पे? फिगर भी गलत है। नंबर 1 तो नहीं है? मेरे हाथ में ये पड़ा हुआ है, 922 औरतों के मुंह पे एसिड फेंका गया है 10 साल के अंदर इंग्लैंड के अंदर। सर, बुराई की मिसाल नहीं, एक सेकंड, नहीं, मुझे बदनाम क्यों करते हो? मुझे क्यों बदनाम यानी किया जा रहा है? आप पाकिस्तान की ये कैसे बात उठा के है। 922 औरतों के मुंह पे, और उसमें एक औरत इंग्लैंड में? कहती है इंग्लैंड में, मेरे तो बड़ी उसमें औरत information है ये। कहती हमारे लिए भी खबर है है इस पे। एक मिनट, पैकेज डील होती है। अच्छा, अब कमाल की बात यह है कि खानदान पे तो आप आ गए। पहली बात तो यह है कि इनकी बेटी हो या मेरी बेटी हो या मेरी बहू हो या इनकी बहू हो, हम पड़ोसी को भी पास आने नहीं देते। हम कहते हैं अपने मसले को खुद सुलझा लेंगे। ठीक। खानदानी निजाम दुनिया का सबसे सेक्रेड और सैंक्टिटी वाला निजाम होता है। जिन माशरों के अंदर ये हुआ, उन्होंने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। सही। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं आप हैरान होंगे कि बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि सेल्डम हेल्प जो होती है वो किसी माशरे में किसी और चीज की ली जाती है। वो फैमिली को एज ए क्यूरेटिव एंड एज ए पॉजिटिव फैक्टर को तो समझता है। अब ये फिक्र सुने जरा, मैं सिर्फ 4 चीजें इनको जो डेफिनेशन क्विकली प्लीज। क्विकली सर, वो कहते हैं ऑफेंस डोमेस्टिक वायलेंस नंबर 1, नंबर 2 इमोशनल वायलेंस, नंबर 3 साइकोलॉजिकल वायलेंस एंड वर्बल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज। ये जो बिल में लिखा है, ये बिल है। आप मुझे नहीं, बताइए, कामरान साहब, इनके मेरे पास बताइए amended जो, bill ही और नहीं है। एक सेकंड और यह साहब, आपके पास अमेंडेड बिल ही नहीं है, हमारे बिल में ये है ही नहीं। ना हमारे बिल में वर्बल है, ना हमारे इमोशनल है, मतलब आपको पता ही नहीं है। फिर आप बहस वो कर रहे हैं जो है ही नहीं। आपका ये मेरे सामने है, ये गजटेड कॉपी है जी मेरे पास। अच्छा, ये क्या बिल जो आप पेश हुआ सुना था, दें। ये जो बिल पेश हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स हमने की थी। क्या की थी? और अमेंडमेंट करने के बाद हमने आप पढ़ दें। जी मैं पढ़ देती हूँ, आपको बिल्कुल पढ़ देते हैं जी। वायलेंस मीन्स एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन इंक्लूडिंग अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, डोमेस्टिक violence, sexual violence, psychological abuse, economic abuse, क्या फर्क पड़ेगा? stalking and cyber crime। एक सेकंड, आप घर में तो घुसते हो। जी, तो जी, घर के अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर वो घर में, अपने घर में। किसी में, हाँ, जी। आप कि जनाब उसको साइकोलॉजिकली कैसे रखा गया है, ठीक है, उसको इमोशनली कैसे रखा गया है, उसको फला कैसे गया, उसके साथ 4 उसके साथ सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। अगर माँ बीवी कहीं खाती है तो माँ ठीक है सर, ये बेटी बात होती है। हो गया। आप ये सब कुछ, वो औरत जो घर से निकलती है, मैं 31 साल एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, वो जो दफ्तरों में देखती है सब कुछ, आप उसका सोच नहीं सकते। नहीं, ना निकले, ये दफ्तर में काम नहीं, ना करें। जो इमोशनल वायलेंस देखते हैं, आपने घर की 4 दीवारी में तो घुसे हो। बड़ी अजीब बात है ना। अभी वेस्ट को तो आप कह दें, क्या मेरे मुल्क में एक औरत जो है उसका सालन गर्म नहीं था खाना, क्या बीवी कत्ल नहीं हुई? क्या एक बच्ची जो है वो चूंकि साबुन नहीं था गुसल खाने के अंदर, क्या वो बच्ची कत्ल नहीं हुई? यानी आप ये अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए। ये तो तीसरे घर का मसला है। आप लॉयर तीसरे घर का मसला है, इसमें कोई झगड़ा
साइकोलॉजिकल वायलेंस, ये इकोनॉमिक वायलेंस, ये तो मर्द में भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि औरत कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। असल ताल्लुक तो फाइनेंस का ही ना रऊफ साहब। अगर मर्द यहाँ पे ज्यादातर स्ट्रांग होता है, एज अ बाप हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को जो है वो जहेज दे देते हैं, लेकिन तालीम और इकोनॉमिकली उसको उस तरफ लेके नहीं जाते, तो वो पहले बाप पे डिपेंड होती है, उसके बाद खाविद पे डिपेंड होती है, तो जिस पे भी डिपेंड होती है वो एक्सप्लॉइट करता है। क्या आपको लगता नहीं कि ये तो इकोनॉमिक्स की गेम ज्यादा है रऊफ साहब, और आप एड्रेस करना चाहेंगे किसी उसको कि मर्द भी विक्टिम हो सकता है? एक तो बात ये कहूँ कि हमारे मुल्क में एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल रही है। पहले तस्वीर खींची गई तो कहा गया मगरब, जब तस्वीर आई तो मगरब का एजेंडा आ गया, सारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इस्लामी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो एतराज करने वाले सबसे आगे बढ़ बढ़ के वही तस्वीरें खिंचवा रहे थे। स्पीकर का इस्तेमाल जिस वक्त हुआ है तो तमाम मजहबी जमातों ने उसको बैन किया और कहा कि जी मगरिब का एजेंडा आने लगा, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो इनके खिलाफ फतवा आया था वैसे। ये इस तरह की रोकना नहीं चाहता था, लेकिन देखे ना जी रऊफ साहब की बात करने पता नहीं किस जमाने की बात करते हैं। अभी मेरे ख्याल में अगर स्पीकर बंद कर दिया जाए तो शायद सबसे आगे बढ़ के यहाँ पे मौलवी हजरात जो हैं वो एहतजाज कर रहे होंगे कि जी मतलब हमारी रोजी रोटी का बड़ा गर्क हो गया। नहीं सामने थिएटर वाले भी बोलेंगे, अच्छा एक वो सेकंड, खुसरे भी बोलेंगे जो डांस करते हैं वहां पर। एक सेकंड सिर्फ मौलवी का मसला नहीं है, आपको शामिल ना करें बीच में, मतलब उसके अलावा बाकी जो लोग हैं मतलब अलग से हम बहस कर रहे हैं। मेरा मतलब ये जब से साइंसी इजादात हुई हैं, चांद पे इंसान पहुंचा तो पता नहीं क्या हो गया, साइंसी इजादात हुई तो पता नहीं क्या हो गया, ये मुसलसल दुनिया आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात ये है, हम क्या अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में मर्द जो है वो इस्लामी रवायात पे अमल करता है? नहीं कह सकते। उतनी इज्जत देता है जो इस्लाम ने बिल्कुल आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। जो वैल्यूज हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही हैं वो इस्लामी नहीं। रऊफ साहब मेरे जवाब, ये बिल बैलेंस नहीं है, ये बिल सिर्फ औरत को कह रहा है विक्टिम हो सकती है, और मेरे सामने सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं, औरतों की तो बहुत ज्यादा मिसालें हैं रिलेटिवली पाकिस्तानी सोसाइटी, जिस तरह की जहालत पाकिस्तान में ज्यादा है, कि मर्द भी तो विक्टिम बन सकता है साइकोलॉजिकल वायलेंस का, और इकोनॉमिक वायलेंस अगर वो नहीं कमा रहा था वो भी वायलेंस। उसकी मिसालें बहुत थोड़ी, उसकी मिसालें कोई बन तो सकता है ना पॉसिबिलिटी। मतलब आप देखें ना, बहुत ही आटे में नमक के इसकी वजह क्या है? क्योंकि औरत इकोनॉमिकली बैकवर्ड किसे रखा है? हम इस वक्त कवर किया जाता है। हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं, हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि क्या हम एग्री नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि आप एग्री करते हैं ये पुलिस का आना, कड़ा पहनना, ये सब आप एग्री करते हैं एज अ मैन? मतलब आपको इनिशिएट करना चाहिए ना कहीं तो। सर आप एग्री करते हैं? मैं आपका वर्डिक्ट चाहता हूं, आप करते हैं एग्री? सेनेटर साहब, मजहबी जमातें क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं इसके ऊपर, या आपके पास कुछ सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स हैं शरीयत से, कुरान और हदीस से, या आप सीरत रसूल से जिसकी बेस पे आपकी कंस्टिट्यूंसी बनती है? तो मुझे मिसाल दें कि औरत के मुतालिक तो ये था कि जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती थी, नबी सल्लम खड़े होया करते थे, एज अ नबी खड़े होया करते थे अपनी बेटी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात ये कामरान भाई, कुछ उसूल है, क्या उन उसूल पर हमारा और इस 20 करोड़ अवाम का इत्तेफाक है या नहीं? रियासत और ममलकत की जिम्मेदारी है बच्चे खानदान का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, फिर पुलिस उसकी नहीं, मैंने बात सुनी ना, खानदान का तहफ़्फ़ुज़। क्या इस बिल से खानदान की तहफ़्फ़ुज़ है या खानदान की बर्बादी और तबाही है? ये हमें बताएं। आप एस्टैब्लिश करें। मैं ये कहता हूँ इस बिल की वजह से खानदान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि खानदान की तबाही और बर्बादी के असबाब है। औरत को फैमिली नहीं समझते, अगर औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिला तो फैमिली को मिल रहा है। बात यह है कि कंसेप्ट ये, ज़हनियत ये, कि हम ये चाहते हैं कि औरतों के साथ तशद्दुद हो। जो अपने आप को तरक्की पसंद कहते हैं वो कहते हैं कि हम तो तशद्दुद नहीं चाहते हैं, मौलवी तशद्दुद चाहता है। भाई मैं खावंद हूँ, मेरे घर में बीवी है, मेरी बेटियां हैं, आप जाके मेरी बीवी से पूछे कि उनकी कैसी जिंदगी है, घर के अंदर मलका की जिंदगी है उसकी। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि ये नहीं समझते कि घर की जो बच्चियां हैं या बीवी है वो जॉब कर सकती है बाहर? बिल्कुल एक माहौल आप उनको फिजा दे दें, एक माहौल अच्छा बिल्कुल कर सकती है। बात यह है कि आपने इस बिल में शौहर को बीवी के सामने खड़ा किया, बेटी को बाप के सामने खड़ा की, आपने बेटी को माँ के सामने खड़ा किया, आपने बहू को ससुराल यानी ससुर के सामने फोन की मार फोन करे बुला ले, ये कहते हैं। आपने घर के देखे, हम इस बिल के जरिए साले माशरा चाहते हैं या नहीं चाहते? जी जी, इस बिल के जरिए हम साले माशरा की तश्कील चाहते हैं, और साले माशरा की तश्कील उस वक्त तक आएगी नहीं जब खानदान सालेह ना हो। खानदान सिर्फ मर्द है, अभी आता है, खानदान उस वक्त सालेह होगी जब घर में रहने वालों की तरबियत और तालीम हो और तहफ़्फ़ुज़ होगा।
देखिए मेरा भी देखिए, औरत physically ये weak है ना? और ये औरत भी कर सकती है, साफ करेगी बहू का साफ आप उनकी तालीम और तरबियत करें तो ना। बहुत ही आगे पहुंच गए। चलो, नहीं करेगी ना, आप उनकी तालीम और तरबियत करें। बहू सास को मारेगी तो औरत मारेगी ना, वो तो है। जाएगी कंप्लेंट में, खानदान गिरा वहां पर। आप औरत की तालीम और तरबियत करें, घर में रहने वालों की तरबियत और ये बहू और सास के इस्लाह मुतालिक क्या लिखा है? हमारे घरों में क्यों ये लड़ाई नहीं होती? पॉइंट आ गया बिल्कुल सेंटर से। देखिए मैं फरहान साहब आपके पास आना चाहूंगा, एक क्विकली बताइएगा मेरे सवाल का जवाब। जी। बहू और सास के मुतालिक भी लिखा है आपने वायलेंस का? देखिए इसमें जो खातून कोई भी एग्रीव्ड हो सकती है, और उसके ऊपर देखिए ना, अगर कोई खातून जो सास है वो बीवी को बेटी अपनी बहू को जला दे तो उसे इजाजत दे देनी चाहिए। दूसरी बीवी पहले को मार दे, पहले दूसरी को मार दे, ये भी वायलेंस हो गया। देखिए ना, ये क्या बात उसके हुई लिए कानून कि फैमिली, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, कानून मौजूद है। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अगर बहू ससुर को मार दे तो कोई कानून। प्रधान साहब, पर्टिनेंट सवाल है जो उठाया गया, उसको आपको एड्रेस करना चाहिए। इस बिल ने बहू को ससुर के आगे खड़ा कर दिया है, बेटी को बाप के आगे खड़ा कर दिया है, बिल पे अभी बीवी तक को खाविंद के आगे। अच्छा, बिल पे अभी तक अमल दरामद तो हुआ नहीं, और ना ही हमें कोई उम्मीद है कि Complaints जिस आई है तरह की वैसे कुछ? रियासत है उस तरह की अमल दरामद, मतलब जो अच्छा। आप देख ही रहे हैं। पहली बात ये है कि अगर इस बिल पे जिस तरह से ये ख़ानदान को बचाना चाहते हैं, बेसिकली ये इस्लाम और मज़हब के नाम पे इजाज़त चाहते हैं सोसाइटी से और रियासत से कि बीवियों को बेशक आप मारने की, मज़हब के नाम पे आप हमें इजाज़त दें, और आप घर के अंदर देखें, जब कोई घर से बाहर किसी को मारता है तो उस फेल को हम क्रिमिनलाइज करते हैं, वो एक क्राइम बन जाता है। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर जब कोई किसी को ज़र्ब लगाता है, उसको जिस्मानी तौर के ऊपर या उसको ज़हनी तौर के ऊपर जब वो उसको ज़र्ब लगाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो पाकिस्तान की औरत अपनी रियासत से ये मुतालबा कर रही है कि जब घर के अंदर वो जुल्म होगा, वो जुल्म होगा, उसको भी आप जुल्म कराएं। एक सेकंड जी, सबसे बड़ी बात है कि हम आवाम का बिल्कुल वक्त ज़ाया करते हैं बिल के ऊपर जब हम बार बार बात करते हैं। क्यों? नंबर वन, बिल जो है वो पाकिस्तान की इलेक्टेड जो सूबाई असेंबली उसने पास किया है। अब जो हमें जिसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब ने ये एक कमेटी बना दी है। किस लिए ये कमेटी बनाई गई है? जिसके अंदर ये जो 12 लोग हैं, उसमें अंदर तमाम के तमाम जो मजहबी जमातों के लोगों को आपने बिठा दिया है। हम ये समझते हैं कि उसकी हमें पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। ये तो आप क्योंकि उसको बिल पास करना है, बिल पास करना जो है इनका काम है, असेंबलियों का काम है। ये असूल है, तो फिर उसके बाद इनको कभी किसी प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए कादियानियों के खिलाफ उस बिल के ऊपर। अगर ये इनको नहीं आना चाहिए, किसी इस्लामिक लॉ के खिलाफ बिल पास कर दिया गया। ऐसा नहीं होता, हर बंदे की अपनी राय होती है। सवाल मेरा आप बताओ क्या नहीं पूछे ना, इनसे पूछे भाई, ये प्रिंसिपल बता देंगे कि ये बिल असेंबली ने पास कर दिया है। फरजाना बारी साहब कादियानी ऑर्डिनेंस को मानती है, जवाब दे दीजिए। बिल जो कादियानी में पास हुआ उसके बाद भी डिबेट होता है, उसके ऑर्डिनेंस को मानती है। इट्स ओपन टू डिबेट। देखें, जो वो असेंबलियां जो असेंबली ने पास किया नहीं, 1974 की फरजाना साहिबा रऊफ साहब से आपने जो एक बात कही ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने कहा जी डोमेस्टिक वायलेंस का पता नहीं चलता, घर के अंदर होता है, बाहर का तो फिर भी चल जाता है पता। आपको पता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक बच्चे के खिलाफ भी हो जाता है, मेल और फीमेल। बाप जो मारता है बच्चा कहीं रिपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह है डिपेंडेंस अपॉन हिज फादर। जी, अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो वो ऐसे बाप के साथ रहना नहीं चाहेगा जिसको 24 घंटे मार रहा है, उसकी इज्जत नफ्स को कुचल रहा है। इज्जत नफ्स तो किसी को, ये तो लॉयल्टी के नाम पे कहते हैं मशरकी रवायात है, बच्चा बड़ा ओबीडियंट है। सारा मसला तो इकोनॉमिक्स का है ना, उसको तो आपने एड्रेस नहीं किया। एक लड़की या लड़का अपनी मर्जी के बगैर प्रोफेशन चुनता है अपने बाप के कहने पे, क्यों? वो जेंडर से आजाद हो क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। तो आपकी जो बेटी है उसको जहेज तो आप दे देते हैं, उसको ना आप तालीम देते हैं, ना उसको इकोनॉमिक पैरिटी देते हैं, तो वो तो जलील होगी अपने घर में भी और अगले घर में भी। वो खामिद उसका बाप तो नहीं है, उसको जब बाप ने नहीं सिखाया कुछ ना कुछ दिया तो वो उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? सबसे बड़ी बात है, जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर औरतों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, जो उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनको तालीम का हक आप नहीं उसको दे पा रहे हैं, सेहत का हक आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, काम करने का हक आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। अपनी मर्जी से अगर वो जीना चाहती है, शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, तो आप उसको जो है उसकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। नहीं, बैक किसने रखा है? देखिए, दो बातें यहाँ पे, आप चीजों को मिक्स नहीं करें, चीजों को मिक्स नहीं करें। आप गोइंग बैक टू आप देखिए, आप जैसे आपने तो बहुत देर पहुंची है। एक बात सुने,
ابھی آپ نے بچوں کی بات کی, اگر ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس کو, جو ماں باپ ہیں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ بچوں کو مارنا آپ کا رائٹ نہیں ہے, اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. میری ایک پوری بات تو سننے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں کرنے دیتے ہیں اور بات آگے چل پڑتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آج یہ قانون آئے گا تو کل کو یہ کہیں گے نا کہ مغرب میں وہ قانون ہے. آپ نے بھی بات کی, ہمارا جو کرمنل لا ہے, کسی کو مارنا چاہے وہ بچہ ہے یا عورت ہے, گھر میں ڈومیسٹک وائلنس صرف عورت کے خلاف نہیں ہوتا. وہ ہم لائیں گے تو یہ کہیں گے کہ مغرب کا قانون آ گیا نا. بات وہیں پہ آ رہی ہے جو آپ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب باپ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ بچی کو تعلیم نہیں دیتا, بچی کو جائیداد میں حق نہیں دیتا. بات یہ برد ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مطلب میرے خیال میں اس قانون کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں, ذرا ہم تھوڑا سا اپنے چھوٹے علاقے, عام آدمی, غریب آدمی یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے گھروں میں دیکھیں نا جا کے صورتحال کیا ہے. کیا وہاں پہ عورت کو تحفظ ہے؟ کیا اس کو تعلیم کا حق ہے؟ کیا اس کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے؟ چاہے اس کو 5 سال کی عمر میں بنی کے نام پہ, کبھی سوارا کے نام پہ زندہ نہیں چلا دیا جاتا یا زندہ گاڑ نہیں دیا جاتا؟ کیا اس کو گھر سے نکالا نہیں جاتا؟ مطلب یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ کون سر جس گھر میں سر جس گھر میں کاسٹ اسٹرانگ ہوتی ہے نا فائنینشلی, اس میں وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, مرد اسٹرانگ نہیں ہوتا ہوا. اصل چیز فائنینس ہے. رؤف صاحب آپ اگر نہ کما رہے ہو, آپ کی وائف کما رہی ہے, وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گی. فائنینس کس کے کنٹرول میں ہے؟ سر جس کے بھی ہوگا, جینڈر سے آزاد ہو کے بات کریں. جو عورت سارا دن محنت مزدوری کرتی ہے اور رات کو نشئی شوہر جو ہے وہ اس سے پیسے چھین کے نشہ پورا کرتا ہے, یہ ایگزامپلز نہیں ہے. آپ ان سے کافی بات ہوگی, آپ سے آؤں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اصل چیزیں ہیں جس کی اب نشاندہی کی گئی ہے کہ عورت کیوں پٹتی ہے. غربتوں کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے, اور اس سب کی ذمہ دار وہ سٹیٹ ہے اور وہ ہماری اشرافیہ ہے جو لوٹ کے کھا گئی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بل بنا کے وہ اس عورت, دیکھیں اب میری بات نہ روکے, ایک جملہ صرف, اس ملک میں, ایک سیکنڈ سر, اس ملک میں میری بات مکمل ہونے دیں. مردوں کی جو شرح ہے تعلیم حاصل کرنے کی وہ دیکھ لیں, اور عورتوں کی جو بھیجیں گی, کیا وہ نشئی ہے سارا جو عورتوں کو نہیں بھیجے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ججمنٹ ریمارکس دی ہے کہ پی ٹی وی کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی ہونا جو ہے یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے اوپر جانے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا فضانہ صاحب ایسی ہیں, عظمیٰ صاحب ایسی ہیں, میں نے یونیورسٹی میں بھگتا ہے. یہ تو سب موقع موقع کی بات ہے. سوالیہ صاحب, یہ سائیکولوجیکل تشدد مردوں میں بھی ہے, سائیکولوجیکل اگر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, بنیادی طور پر میں جو بات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پوری انسانی تہذیب کی ایک ہی کنٹریبیوشن ہے, سائیکالوجی اٹھا لیں, سوشیالوجی اٹھا لیں, اور وہ ہے خاندان کا نظام. کہ ہم نے اس خاندان کا نظام بنایا اور جس کو اس کو تباہ کیا گیا, معاشرہ تباہ ہوا. اب میں سمپل سی بات بتاؤں, چھوٹی سی بات, ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ وائلنٹ ہو, یہ وہ. مسلمان 57 ملک ہیں, دنیا کے سب سے کم سیریل کلر مسلمان ممالک میں, 1000 سیریل کلر. وہ افسوس تو نہیں نا اس میں, سب سے بڑی ٹکٹوٹلر ہم لوگ ہیں. یہ بحثیت مجموعی مسلمان قوم 1000 اور وہ مذہبی آدمی نہیں کرتا. اب یہ کہہ رہے ہیں ونی اور فلاں فلاں, سوارا کس کی ہے؟ 3000 سال سے سندھیوں کی رسم ہے, ہمارے بچنوں کی رسم ہے, ہم فخر کرتے ہیں. سندھی کس کا, اس کی ونی کس کی ہے؟ نہیں, کسی مولوی کا کوئی تعلق نہیں, کسی اسلام کا کوئی تعلق نہیں. ہوتا پتہ کیا ہے کہ آگے مولوی کو کہتے ہیں کہ تم کرتے ہو. کبھی کسی نے پریجوں کو بلایا کہ بتاؤ تمہارے سندھی جو ہے ساری وہ تنظیمیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, اس بل کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ اس بل کے اندر آپ نے فیملی لائف کے اندر انٹروڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں نے انٹروڈ کیا, مثلا ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, دنیا پوری میں آپ نے پابندی لگائی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی. ایک عورت 18 سال سے کم شادی نہیں کرتی تھی امریکہ میں. اس میں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی 10 لاکھ ٹین ایج مدرس بنتی ہیں امریکہ میں ہر سال. انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کرتے, ہم اس اہم ترین ڈسکشن کے اوپر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا ایک کچھ وقفے کے بعد. Viewers, a very warm welcome back to this show. اب میں سینیٹر صاحب کو جاؤں گا, آپ ان سے سینیٹر صاحب سے ہم سوال کریں گے. آپ نے سوال کرنا ہے, سینیٹر صاحب سے ہم سوال کریں گے. چلیں ان کا سوال لے لیں, میں اپنا وڈرا کرتا ہوں. سینیٹر صاحب میرے کا سوال بتا دیں جو اسلام کے خلاف ہے, کوئی ایک آرٹیکل, تو اس کے بعد بات آگے چلے. بنیادی بات یہ ہے
میڈیشن کی بات کی گئی, قرآن و سنت کی بات کی گئی. قرآن پر تو اتفاق ہے, الحمدللہ قرآن پر اتفاق ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر مجھ سے پوچھے یس, میں سب کو ترجمانی تو نہیں کر سکتا. تو قرآن تو کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. آپ نے میری بیوی کو اس ایچ او کے حوالے کیا. کیا کیا؟ آپ نے میری بیوی کو اس ایچ او کے حوالے کیا, پولیس اسٹیشن بھیج دیا آپ نے. نہیں ہے. نہیں, یہ اس کی ترجمہ کیجیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں نا کسی اسٹیج عثمان صاحب پیشنس سنیں نا پلیز. مجھے سنیں, عثمان آپ کی باری آئے گی نا, پلیز پیشنس سنیں نا, ترجمہ کیجیے پہلے نا. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کا معنی یہ ہے کہ بیوی کی اقربا میں سے, شوہر کی اقربا میں سے گھر کے اندر بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالے. اچھا, قرآن یہ کہتا ہے, یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اور یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورۃ النساء میں. دیکھیے قرآن میں, میری بات سنیے, جو آئی عورتوں کے اوپر ہے. قرآن میں سورۃ النساء اے سے لے کر زد تک سارے تفصیلات خواتین کے بارے میں. اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی اور ضابطہ ہے نہیں. دوسری بات میں کرتا ہوں, آپ گھر کے معاملات کو گھر سے باہر کے معاملات کی طرح ڈیل مت کرے. دیکھیے ایک آدمی الزام لگاتا ہے کسی خاتون پر کہ اس نے بدکاری کی, ادھر کیا ہوگا, حد قذف ہوگا. لیکن اگر شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ اس نے بدکاری کی, وہاں حد قذف نہیں ہوگا, وہاں لعان ہوگا. تو احکام کیا ہوگا سر وہاں پہ؟ لعان, یعنی 4 قسم دینی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ 4 قسم دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر کے اندر حل کرو, ان کو درے نہیں ماننا ہے. لہٰذا آپ گھر کے معاملے کو باہر لے جاتے ہیں, باہر کے معاملے کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں. آپ کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ پیغمبر کی تعلیمات کا پتہ ہے کہ کون قرآن کی. ابھی بات سنیں, آپ اندر جاتے ہیں گھر میں نا, قرآن میں یہ ہے, پیغمبر علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ ایک شوہر اپنے بیوی کی کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. ایک شوہر اپنی بیوی کی کمرے میں بغیر اجازت کے امپلیمنٹ نہ کرے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. میں آیات پڑھتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. اجازت کے بغیر. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے تمام میں. امتیاز ایک منٹ عبداللہ صاحب, ایک منٹ ذرا, سب پہلے سے قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, آپ سب اس کا جواب دیں گے. اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کو فضیلت دی, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں, اکنامک ایشو, اور پس جو صالح عورتیں ہیں اطاعت شعار ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. جن عورتوں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ, اپنی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو پھر اور مارو, پھر اگر وہ تمہاری ہلکا سا مارو. لکھا قرآن کی آیت پڑھ سن لیں ذرا, بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں پلیز, ٹھیک ہے, غلط نہ ہو جائے کوئی بات. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کریکٹ کر دیجیے گا. خواب گاہوں میں ان کو علیحدہ کر دو اگر تمہاری بات نہ مانے, یعنی ان سے بستر الگ کر لو, کہنے کا مطلب یہ ہے, اور ان سے علیحدہ رہو. پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارو, ہلکا سا مارنے کا لکھا ہے ویسے, لیکن مارو تو مارو ہی ہے نا, چاہے آپ یوں ماریں یا یوں ماریں. روکے گا ورنہ روکے مجھے پلیز. اللہ الحق ہے نا, میں اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں, شرمندگی تو نہیں, میں خدا کی آیت پڑھ رہا ہوں. سر سن لینا پلیز, سن لیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو اب آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. تو یہ جو بل ہے, اگر مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں, ایک منٹ ذرا سر, میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ یہ بل اسلام کی پوری اسپرٹ کے خلاف ہے, جہاں پر خاوند کو اکنامک سپیریورٹی بھی ہے اور وہ عورت کو ہلکا سا مار بھی سکتا ہے قرآن کی آیت کی روح سے. وہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت جو ہے اس کو اگر ہلکا سا ہاتھ لگا تو کڑا پہنا دو. سائیکولوجیکلی بھی اس میں دیکھیے آپ نے نہیں بولا پلیز, یہ میں نے اب قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے, اب اس کا آپ جواب دیجیے, تینوں دیجیے ون بائی ون. ایک سیکنڈ سے شروع کرتے ہیں کہ جو لفظ ضربن ہے عربی زبان کا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کون سا لفظ ہے؟ جو ضرب کا لفظ ہے وہ عربی زبان میں اگر اس کے آپ معنی دیکھیں تو آپ اس کے مختلف اگر معنی لکھنے شروع کریں تو 13 صفحے بھر جاتے ہیں. فاطمہ مرنسی جو کہ ایک مراکش کی فیمنسٹ ہے, ایک سیکنڈ, اس نے فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن پوری مسلمان دنیا کے اندر خواتین وہ خواتین جو
आलिम हैं जो अरबी ज़बान को समझती हैं, उन्होंने कुरान के तर्जुमे किए हैं और ये तर्जुमा और उन्होंने ज़र्ब का लफ्ज़ जो है उसका एक मतलब अरबी ज़बान में ये है कि टू कंसल्ट, बातचीत करें। सरदारा साहिबा, मैं आप इंटरप्रिटेशन कोई भी दे सकती हैं, आपका हक है, आप दें। फातिमा मेरनेसी जो है ना, उनके ऊपर तो मैंने पूरा उनकी जब मैं थीस लिख रहा था फेमिनिज्म इस्लाम पे, तो मैंने उनकी पूरी इंटरप्रिटेशंस पढ़ी हैं। जिस किताब का आप रेफरेंस दे रही हैं ना, उनकी किताब जो है जेंडर के ऊपर, वुमेन जेंडर इन इस्लाम, उसमें तो उन्होंने नाउजुबिल्लाह ये तक इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि हजरत उमर का इतना इन्फ्लुएंस नबी सल्लम पर हो गया था कि सूरह निसा नाउजुबिल्लाह और उनकी बीवियों का कि एक उनकी बीवी ने शिकवा किया कि मर्दों के लिए तो आयत आती है। मैं उनकी फातिमा मेरनेसी इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है ना, अब उन्होंने कोट किया, कोट तो करने देना उनको, मैंने पढ़ा हुआ ना उसके ऊपर, इसलिए उनसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी ने, नबी सल्लम की बीवी ने कहा कि सारी मर्दों के लिए हक में आती हैं अल्लाह ताला की आयत, औरतों के हक में नहीं आती। तो कुछ दिनों बाद औरत के हक में सूरह निसा आ गया और उन्होंने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया नाउजुबिल्लाह, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु नाउजुबिल्लाह ये कुरान शरीफ जो इल्हामी किताब नहीं है। तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है मेरा ख्याल से वो ऐसी नहीं है कि जो आपकी मर्जी है, मतलब मैं तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं। मर्द जो घरों में आप जो बदकारी करके घरों में आते हैं, उनका क्या होगा? उनको कौन मारेगा? उनको क्या, अगर औरत नहीं मारेगी तो क्या रियासत नहीं, एक सेकंड बता, मतलब अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ। मसला है कि औरत की अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत और तौकीर इस तरह रखी है कि अगर फाहिशा साबित हो जाए तो उसको घर में रखो, मर्द को तो संसार करता है इस्लाम। सारी बातें जो हम कर रहे थे ये आपकी कुरान की आयत पढ़ने से और उसकी तशरीह होने से ये वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने मर्द और औरत को पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिसने आदम से हव्वा को पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिसने एक खानदान का निज़ाम बनाया, और इसी आयत सूरह निसा का आगाज इस बात से किया, और वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने औरत को, बेटी को रहमत करार दिया, और उसके बाद अभी देखें बेसब्री न करें, यह भी तशद्दुद है। सही इतना शाउट हुआ है, वो भी तशद्दुद था। फिर हमने तो वो भी बर्दाश्त किया ना, आप तो शाउट करके क्या हम पे बात कर रहे हैं, हम हौसले से सुन रहे हैं। किसी को ये इख्तियार है कि हम दार इस्लाम से बाहर हैं, वो भी सुन रहे हैं। अगर कुरान को मानना है तो कुरान की बात को मानना पड़ेगा। सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल, दूसरा सवाल, कुरान का मर्दों का जो तर्जुमा है वो काबिल कबूल नहीं है। मर्दों ने जो कुरान के तर्जुमे किए हैं और उसके अंदर जो बेईमानियां की हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अंग्रेजी की सारी डिक्शनरी तर्जुमे कर रही हैं पाकिस्तान की औरत। मसला ये है, कमाल की बात है, अंग्रेजी की सारी डिक्शनरी मंजूर लिए आग लगा दे। रिफत हसन मदर डिक्शनरी लिखी, सारी साइंटिफिक इन्वेंशन मर्दों ने की है। मारो मारो मारो, खत्म करो। साइंटिस्ट भी सारे मर्द हैं, क्या करें मैडम क्यूरी के अलावा। रऊफ साहब ऐसे आपने कमाल बैलेंस रखा है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे सिर्फ एक बात, नहीं मैं सेनेटर साहब फिर मैं आपके पास आखिरी है, उसके बाद लोग सवाल करेंगे, ज्यादातर लगता है इनसे सवाल होंगे कि ख्वातीन बैठी हुई बायस्टी ये मेरे भी जी। सेनेटर साहब मैं तर्जुमा ठीक ही है, मैं बिल्कुल ठीक। मैं बात करता हूं इसी आयत पर। देखिए मसले का हल कुरान ने बता दिया, फैज़ूहुन, तरगीब दो। ये आम है, ये खास मसले के मुतालिक नहीं है कि खास अमल के मुतालिक। वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, नहीं माना आप बेडरूम अलग करें। वज़रिबूहुन, अगर ये भी नहीं कहा तो फिर आप मार पीट सकते हैं। अब कितने कर सकते हैं इस इधर तशरीह नहीं है। अभी फरजाना बारी फिर उसी खातून की हवाला देंगे, वो तो नहीं, वो मुफस्सिरीन मौजूद है। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद 50 साल और जिंदा रही, निफ्स सदी। तमाम हदीस की रावी है, अभी आ रहा हूं, मुहद्दिस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकाबिर सहाबा में से थे। वो बीबी आयशा के पास जाते थे, उनसे सीखते थे जी। उनकी तशरीह उठाओ, उससे अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत उठाओ, वो फजरिबूहुन्न के बारे में क्या कहता है। अगर आप कहते हैं कि फजरिबूहुन्न का माना यह है कि बात करना, तो फिर फैज़ूहुन्न का माना क्या है? उधर भी बात करना और इधर भी बात करना। आखिरी राउंड है, आपने सवाल पूछ रहे इस पैनल से, कंप्लीट तो कर लें यार, आपके पास क्या हो गया? आगे आता है, आगे जाए। वो इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, अगर कशीदगी और बढ़ गई, कुर्बत नहीं आती है, फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, फिर सालिस अभी 2 बंदे आ जाए करके वो आपस में बैठ के कोट कर दिया है। व्यूअर्स, इस अहम तरीन डिस्कशन के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा एक कुछ वक्त के बाद।